हेलो एंड वेलकम टू मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी इस बुलेटिन में आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। महंगाई को लेकर अच्छी खबर है। थोक महंगाई दर जुलाई में घटकर 3 महीने के निचले स्तर 2.04% पर आ गई है। खाद्य पदार्थों खासकर सब्जियों की कीमतों में नरमी की वजह से थोक महंगाई घटी है। WPI आधारित महंगाई दर जुलाई में घटी है। जून तक लगातार 4 महीने इसमें वृद्धि हुई थी। जून में थोक महंगाई 3.36% थी। जुलाई में खाद्य महंगाई दर भी घटकर 3.45% रही, जो जून में 10.87% थी। इस सप्ताह की शुरुआत में जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में खुदरा महंगाई दर 5 साल के निचले स्तर 3.54% पर आ गई। भविष्य में WPI महंगाई में निरंतर नरमी से उत्पादन स्तर की लागत कम होने और देश में उपभोग मांग बढ़ने की उम्मीद है। थोक और खुदरा महंगाई के घटने से रेपो दर में कटौती की संभावना बढ़ गई है। ब्रोकरेज फर्म नोमूरा का कहना है कि केंद्रीय बैंक अक्टूबर में रेपो रेट में कटौती कर सकता है। नोमूरा का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान रेपो रेट में 0.75% तक की कटौती हो सकती है। इंटरेस्ट रेट घटने से लोन की मांग बढ़ेगी। इसका असर बैंकों के मुनाफे और शेयरों पर भी पड़ेगा। नोमूरा ने मध्यम अवधि में इंडिया की अच्छी ग्रोथ की संभावना जताई है। उसने कहा कि इकोनॉमी की सेहत अच्छी है। रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जारी रहने से GDP ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। बैंक कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक का सपना जल्द पूरा होने वाला है। मार्च 2024 में जारी एक नोट के मुताबिक बैंकों में सभी शनिवार को अवकाश के रूप में नामित किया गया है। बैंकों में कामकाजी घंटों की आधिकारिक घोषणा सरकार की मंजूरी मिलने के बाद की जाएगी। इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियनों के बीच इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि इसके बाद भी लेकिन सरकार से अंतिम मंजूरी इस पर मिलना बाकी है। 5 डे वीक होने के बाद बैंकों के लिए दैनिक कामकाजी घंटों को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल बैंक कर्मचारी सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करते हैं। RBL बैंक ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। इसका नाम विजय फिक्स्ड डिपॉजिट है। सीमित अवधि के लिए पेश ये स्कीम भारतीय सैनिकों के लिए है। सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए बैंक ने स्पेशल FD पेश की है। 500 दिन वाली विजय फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में सुपर सीनियर सिटीजन को 8.85%, सीनियर सिटीजन को 8.60% और सामान्य ग्राहकों को 8.1% ब्याज दिया जाएगा। आधार कार्ड जारी करने वाली UIDAI को सरकार ने इनकम टैक्स से छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आय को वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 साल के लिए इनकम टैक्स के भुगतान से छूट दी है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले CBDT ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक UIDAI को केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, सब्सिडी, RTI शुल्क, निविदा शुल्क, कबाड़ की बिक्री, PVC कार्ड सहित शुल्क, सदस्यता, सत्यापन, नामांकन और सूचनाओं को अपग्रेड करने के लिए जो शुल्क लगता है उस पर फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज 5 साल तक इनकम टैक्स से मुक्त होगा। ये सुविधा वित्त वर्ष 2024-25, 25-26, 26-27, 27-28 और 28-29 के लिए लागू रहेगी। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2027-28 के दौरान UIDAI को होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में अर्थव्यवस्था की हालत कमजोर बनी हुई है। हालिया जारी आर्थिक आंकड़ों ने रिवाइवल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जो 2024 के बाकी बचे समय के लिए एक अशुभ संकेत है। अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने से रोकने के लिए चीन सरकार को और ज्यादा प्रोत्साहन उपाय करने की जरूरत है। 19 लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था में सुस्ती ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। कोविड महामारी के बाद 2023 में अर्थव्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं आया है। ताजा आंकड़े गंभीर स्थिति की ओर इशारा करते हैं। जुलाई में नए बैंक लोन की ग्रोथ 15 साल के निचले स्तर पर आ गई। अन्य प्रमुख संकेतकों से पता चला है कि निर्यात की वृद्धि धीमी है और फैक्ट्री गतिविधि में गिरावट है, क्योंकि निर्माता कमजोर घरेलू मांग से जूझ रहे हैं। HDFC म्यूचुअल फंड ने नया मल्टी कैप इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। ये सब्सक्रिप्शन के लिए 6 अगस्त को खुल चुका है और 20 अगस्त तक खुला रहेगा। इसमें रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में निवेश का विकल्प मिलेगा। ये एक इंडेक्स स्कीम है जो निफ्टी 500 में शामिल सभी कंपनियों में निवेश किया जाएगा। लार्ज कैप कंपनियों में 50% और मिड व स्मॉल कैप कंपनियों में 25% का निवेश होगा। ये स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा निवेश के साथ ब्रॉड मार्केट में एक्सपोजर चाहते हैं। इस स्कीम में 100 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है।
अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस महीने अपना पहला नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लॉन्च कर सकती है। इसे अगले हफ्ते की शुरुआत में पेश किए जाने की उम्मीद है। कंपनी का इरादा इसके जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाने का है। अदानी एंटरप्राइजेस की 1.5 से 2 अरब डॉलर की इक्विटी कैपिटल जुटाने की भी तैयारी है। कंपनी इसके लिए सितंबर के पहले 15 दिनों में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ला सकती है। ये अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी की तरफ से एनसीडी का पहला पब्लिक ऑफर है। ये कंपनी अपने फंडिंग सोर्स को डाइवर्सिफाई करने की रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 17 अगस्त से नया T1 टर्मिनल शुरू करने की घोषणा की है। डायल ने कहा है कि एयरलाइन कंपनियां इंडिगो और स्पाइस जेट अपने घरेलू परिचालन का एक बड़ा हिस्सा नए टर्मिनल पर ले जाने की तैयारी में है। T1 टर्मिनल की छत का एक हिस्सा जून में ढह जाने के बाद यहां परिचालन रोक दिया गया था। नया टर्मिनल विस्तार परियोजना के तहत विकसित किया गया है। डायल के मुताबिक स्पाइस जेट 17 अगस्त से अपनी 13 उड़ानों को टर्मिनल 1 पर स्थानांतरित करेगी। इंडिगो 2 सितंबर से अपनी 34 उड़ानों को T2 और T3 से वापस T1 पर ले जाएगी। आपको बता दें कि नए टर्मिनल 1 का उद्घाटन मार्च में हुआ था। दिल्ली हवाई अड्डे पर 3 टर्मिनल T1, T2 और T3 हैं। रियल एस्टेट कंपनी टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में अपने कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में कम स्टैंप शुल्क और मुफ्त उपहार सहित कई अन्य पेशकश की घोषणा की है। ठाणे में टाटा हाउसिंग सेरीन योजना में स्टैंप शुल्क पर 19 लाख रुपए तक की छूट की पेशकश कर रही है। कल्याण में टाटा हाउसिंग का अमंत्रा में घर खरीदारों को पहली 25 इकाई के लिए स्टैंप शुल्क पर 4 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पुणे में टाटा वैल्यू होम्स की सेंस 66 मजबूत भुगतान योजनाएं पेश कर रही है। कोची में टाटा रियल्टी की त्रित्वम परियोजनाएं अपने घर खरीदारों को शून्य स्टैंप शुल्क का लाभ प्रदान कर रही है। बेंगलुरु की न्यू हेवन परियोजना में 3 लाख रुपए तक का फर्निशिंग वाउचर प्रदान किया जा रहा है। भारत का निर्यात जुलाई में सालाना आधार पर 1.2% घटकर 33.98 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले इसी महीने में यह आंकड़ा 34.39 अरब डॉलर था। जुलाई में आयात लगभग 7.45% बढ़कर 57.48 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 53.49 अरब डॉलर था। व्यापार घाटा जुलाई में 23.5 अरब डॉलर रहा। आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार घाटा कहते हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 माह में निर्यात 4.15% बढ़कर 144.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि आयात 7.57% बढ़कर 229.7 अरब डॉलर रहा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी शुक्रवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।